नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो जो आज का टॉपिक हमारे पास है वो है कंसेप्ट ऑफ वेव वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी। तो देखो, प्रीवियस क्लासेस को यदि आप फॉलो करो, मैं डी ब्रोगली हाइपोथेसिस आपको बताया, फिर मैंने क्लासिकल व्यू ऑफ बताया पार्टिकल्स एंड वेव्स का। ठीक है, तो उससे आज जो हम पढ़ेंगे वो क्या है, कंसेप्ट ऑफ वेव वेलोसिटी या फेज वेलोसिटी। वेव वेलोसिटी को हम फेज वेलोसिटी भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये आज हमें पढ़ना है। फिर मैं आपको आज बताऊंगा कि क्यों फेज वेलोसिटी कहा जाता है वेव वेलोसिटी को। ठीक है, फिर रिलेशन विद वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी में के टर्म्स में मैं फॉर्मूला डेराइव करूंगा फेज वेलोसिटी का, और फिर फेज वेलोसिटी का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम। फिर हम स्पेशल केसेस देखेंगे, नॉन रिलेटिविस्टिक केस में क्या होता है, रिलेटिविस्टिक केस में क्या होता है। ठीक है ना, फिर मैं जो जो फॉर्मूलाज डेराइव करूँगा उसको हम क्या कर देंगे, समराइज करूँगा, और फिर एक लास्ट में नोट। तो ये आज हमें पढ़ना है। ठीक है ना, तो मैं आपका ज़्यादा समय लेता नहीं हूँ। जैसे मैं बार बार हर लेक्चर में ये बात बताता हूँ कि हम यहाँ आते हैं, सीधा कंसेप्ट्स पढ़ते हैं और कोई फालतू की बात नहीं करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को बताएंगे इसके चैनल के बारे में। ठीक है, देखो ये फ्री लर्निंग पोर्टल है। ठीक है ना, और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं यहाँ पे जितना हो सके उतना कंटेंट कवर करूँ। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, वेव वेलोसिटी की यदि मैं बात करूं, ठीक है ना, तो वेव वेलोसिटी होता क्या है, वेव की वेलोसिटी। सिंपल सी बात हमें कहे तो वेव वेलोसिटी क्या है, स्पीड है एट विच डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ गिवन फेज ऑफ अ वेव मूव फॉरवर्ड इन स्पेस। समझ में आई बात। ठीक है, तो जैसे मेरे पास ये मैंने क्या ट्रांसवर्स वेव ली है। ठीक है, तो आप अभी यदि क्रस्ट को पकड़ के चलो, समझ में आई बात। ठीक है, तो ये क्रस्ट कहाँ मूव कर गया, यहाँ मूव कर गया। समझ में आया। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है ना विद रेस्पेक्ट टू टाइम, इसी को हम क्या बोलते हैं, वेव वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है ना, अ फेज इज एसोसिएटेड विद दिस क्रस्ट। तो क्या एक फेज एसोसिएटेड है, समझ में आया। तो उस फेज में भी क्या हुआ है, चेंजिंग हुई है टाइम के रेस्पेक्ट में। तो इसके लिए हम ना क्या बोलते हैं, इसको फेज वेलोसिटी भी बोलते हैं। समझ में आई बात। तो वेव वेलोसिटी क्या रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट्स द रेट एट विच द फेज ऑफ द वेव प्रोपोगेट्स विद टाइम, है ना, एंड इज कॉमनली रिफर्ड टू एज फेज वेलोसिटी। ठीक है, हो सकता है कुछ बच्चों को ये बात समझ में नहीं आई होगी जो मैंने अभी बताया, तो घबराने की कोई बात नहीं है। जैसे मैं फर्दर प्रोसीड करूँगा फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ मैथमेटिक्स, यू विल गेट टू नो। ठीक है, तो कोई भी जो वेव होती है ना, किसी आर्बिट्ररी डायरेक्शन में यदि मूव करिए तो वेव फंक्शन हमारे पास क्या होता है, ये वेव फंक्शन होता है। ठीक है ना, क्यों, देखो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस ने क्या कहा था, कोई भी मैटर है, क्या है, कोई भी मैटर है, ठीक है ना, अ वेव इज एसोसिएटेड विद इट, अ वेव इज एसोसिएटेड विद इट। समझ में आई बात। ठीक है, तो इज एसोसिएटेड विद इट। तो यदि वेव एसोसिएटेड है मैटर के साथ, तो व्हाट वी विल डू, तो वी विल टेक एन एग्जांपल। ठीक है ना, हम क्या करेंगे, वेव इक्वेशन लेंगे। क्या लेंगे, वेव इक्वेशन लेंगे, और वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड, क्या करेंगे, वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ मैटर, या वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ पार्टिकल। तो हम वेव लेंगे, वेव इक्वेशन लेंगे, और देखेंगे कि क्या वो इक्वेशन पार्टिकल को डिस्क्राइब करती है या नहीं। समझ में आई बात। तो देखो, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ तो हमें डी ब्रोगली हाइपोथेसिस का मिल गया था, कि जो डी ब्रोगली ने क्या कहा था, यही ना, कि मैटर के साथ एक वेव एसोसिएटेड होती है, डजेंट मैटर वेदर इट्स अ क्लासिकल पार्टिकल और क्वांटम पार्टिकल। समझ में आई बात। तो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ हमने देखा, तो अब यदि हम मैथमेटिकली देखें, समझ में आई बात, तो उसको आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो अब मैं क्या करते हैं, मैं वेव इक्वेशन है, ठीक है ना, तो मैटर से ना हम एज्यूम करेंगे कि एक वेव इक्वेशन से हम डिस्क्राइब करने की कोशिश करेंगे मैटर के बारे में। तो कोई मैटर यदि है, तो कोई वेव यदि है, हम जानते हैं, है ना, कोई आर्बिट्ररी डायरेक्शन में मूव यदि कर रहे हैं, तो उसका ये क्या हो गया, हमारे पास वेव फंक्शन हो गया। समझ में आई बात। ठीक है, अब आर्बिट्ररी डायरेक्शन कहने का क्या मतलब है, ध्यान से देखो, यदि एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है, तो मेरे पास वेव फंक्शन क्या हो जाएगा, वेव फंक्शन मेरे पास होगा सिंपली ये के एक्स माइनस के ओमेगा टी। समझ में आया। यदि वाई डायरेक्शन में मूव करेगा वेव, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा
कोई डाउट है यहाँ तक? ठीक है, तो ये आर डायरेक्शन लिया है तो जनरलाइज किया, ये के डॉट आर है मेरे पास, मैं पहले भी आपको बताया था, ठीक है ना। यदि ध्यान आप प्रीवियस लेक्चर्स फॉलो कर रहे हो तो मैंने बताया था कि वेव को डिस्क्राइब करने के लिए हमें ना दो ही चीज़ चाहिए, एक तो हमें चाहिए एम्पलीट्यूड और एक चाहिए हमें फेज, ठीक है। फेज हमारे पास ये है, तो ए हमारे पास क्या है, एम्पलीट्यूड है, के क्या है, वेव वेक्टर है, और के क्या होता है, 2π/λ एन कैप, ठीक है ना। एन कैप इज द डायरेक्शन ऑफ आर, ठीक है ना, जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपोगेट कर रही है। एल वेवलेंथ होगा, एन इज द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ओमेगा इज इक्वल टू 2π/μ, और ये मेरे पास क्या है, फेज है। समझ में आई बात? ये कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं, और आर क्या होगा, पोजीशन वेक्टर फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक सी चीज़ें जो आप ऑलरेडी पहले भी जानते होंगे। तो यदि मैं फेज वेलोसिटी की बात करूं तो देखो फेज मेरे पास क्या था, फेज यही तो आया है, ये है के डॉट आर माइनस के ओमेगा टी, ठीक है ना। तो फेज वेलोसिटी कब होती है, जब वेव प्रोपोगेट करती है और फेज क्या रहे, कांस्टेंट रहे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। समझ में आई बात? तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम फेज क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो मैं d∅dt हो गया, तो जब मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा, देखो ये तो वेव वेक्टर हो गया मेरे पास, तो ये मेरे पास क्या आएगा डिफ्रेंशिएट करने के बाद, ओमेगा, ठीक, ओमेगा कांस्टेंट, एंगुलर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, प्रोपोगेशन कांस्टेंट है, देखो क्या है, वेव वेक्टर है, तो फाई मेरा कांस्टेंट ही रहना चाहिए टी के रेस्पेक्ट में, तो ये कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। समझ में आई बात? सिंपल सा, कुछ ज़्यादा करना नहीं है, तो ये मेरे पास है, तो ये हो गया ओमेगा, ठीक है। अब डॉट प्रोडक्ट है, अब देखो डॉट प्रोडक्ट है तो क्या आएगा, स्केलर क्वांटिटी आएगी, तो इसका मैग्नीट्यूड आएगा मेरे पास, और ये क्या आएगा, फेज वेलोसिटी आएगी, तो ये फेज वेलोसिटी होगी, और ये क्या हो गया, ओमेगा। तो मेरे पास ये क्या आएगा, फॉर्मूला आ गया किसका, फेज वेलोसिटी का। ये हम क्या कहेंगे, वेव की वेलोसिटी आ गई। किसकी वेलोसिटी आ गई, ये वेव की वेलोसिटी आ गई, या इसको हम क्या नाम देंगे, फेज वेलोसिटी नाम देंगे। समझ में आई बात? बिकॉज इट ओकर्स एट कांस्टेंट फेज। समझ में आई बात? चेंज इन फेज विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या है, 0 है, ठीक है। अब यदि तो वही है, dr/d रिप्रेजेंट्स द वेलोसिटी ऑफ द फेज, इसको हम फेज वेलोसिटी वेक्टर भी बोलते हैं। अब यदि मैं वेक्टर की फॉर्म में लिखूं, ये तो मैग्नीट्यूड की फॉर्म में है, तो वेक्टर की फॉर्म में क्या होगा, तो वेक्टर क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, समझ में, और उसमें क्या होता है, यूनिट वेक्टर। तो ये वेक्टर की फॉर्म में मैं ऐसे ही तो लिखूंगा। समझ में आई बात? या मैं वी भी मैंने मैग्नीट्यूड क्या निकाला, W/में, ठीक है। समझ में आई बात? उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ आई होंगी, ठीक है। तो Vp क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ द फेज वेलोसिटी गिवन बाय दिस वन, ठीक है। तो ये यहाँ पे मॉडुलस है, मॉडुलस इसलिए लगाया गया है, तो क्योंकि क्या मॉडुलस क्यों लगाएंगे, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिखा गया है ना। समझ में आई बात? तो रिलेशन विद वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी, तो देखो फॉर्मूला क्या मेरे पास है, Vp इज इक्वल टू W/में, के ही तो आया है, तो कुछ नहीं करना, सिंपली यदि मैं ऊपर नीचे ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है, 2π/μ, और ये क्या हो गया, के, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, के, ये 2π को मैं नीचे लाऊंगा, ये आ गया। समझ में आई बात? और या मैं सिंपली 2π/ में क्या होता है, लैम्डा होता है मेरे पास सिंपली, तो वेलोसिटी क्या आ गई, μ लैम्डा। समझ में आई बात? ठीक है, एक फॉर्मूला हमारे पास ये हो गया। तो फेज वेलोसिटी क्या है, प्रोडक्ट है किसका, फ्रीक्वेंसी का और वेवलेंथ ऑफ द वेव, ठीक है। आगे चलते हैं। अब यदि मैं फेज वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम की बात करूं, तो देखो फेज वेलोसिटी मैंने क्या प्रूफ किया था, हमारे पास Vp इज इक्वल टू कितना आया था, हमारे पास आया था Vp इज इक्वल टू W/K, यही तो था फॉर्मूला, ठीक है। अब देखो एनर्जी हम जानते हैं, एनर्जी क्या होता है, E इज इक्वल टू एच कट और P इज इक्वल टू एच कट ओमेगा और P इज इक्वल टू सिंपली होता है। तो ओमेगा का वैल्यू मैं क्या लिखूंगा, E/में कट, मोमेंटम का वैल्यू क्या लिखूंगा, P/में एच कट से एच कट कट जाएगा, तो सिंपली मेरे पास क्या बचेगा, E/में P बचेगा। समझ में आया? तो ये मेरे पास फॉर्मूला आ गया। तो यदि आप ध्यान से देखो तो बेसिकली हम फेज वेलोसिटी के 3 फॉर्मूले मैं आपको बता चुका हूँ। ये देखो न्यूमेरिकल पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला क्या था, Vp इज इक्वल टू W/में K, समझ में आया, ये आपको याद रखना है। दूसरा फॉर्मूला क्या था, वेलोसिटी ऑफ फेज, फ्रीक्वेंसी इनटू में वेवलेंथ, और तीसरा फॉर्मूला क्या था, एनर्जी और मोमेंटम के टर्म्स में एनर्जी अपॉन में मोमेंटम।
समझ में आई बात? ठीक है, तो ये है, तो ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। तो यदि मैं स्पेशल केसेस की बात करूं तो मैं यदि नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल लूँ, क्या लूँ? नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल, यानी वो पार्टिकल जिसका वेलोसिटी बहुत ज़्यादा क्या है, कम है। किसके साथ? वो किससे? वेलोसिटी ऑफ लाइट से, ठीक है ना। तो वो जो पार्टिकल है उसका वेलोसिटी कितना है? v है। एंड द वेव एसोसिएटेड विद दिस पार्टिकल, वेव एसोसिएटेड, ठीक है ना, द वेव एसोसिएटेड विद दिस पार्टिकल, व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी? क्या होनी चाहिए वेलोसिटी? वो फेज वेलोसिटी है जिसको हम क्या बोलते हैं? वेव वेलोसिटी। तो पार्टिकल किस वेलोसिटी से चल रहा है? इस वेलोसिटी से। और वेव एसोसिएटेड क्या है? वेव का वेलोसिटी क्या है? वीपी है, ठीक है, समझ में आया। अब हम देखते हैं हमारे पास क्या चीज़ निकल के आती है। तो नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल ले लिया, तो नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल के लिए टोटल एनर्जी प्राइमरली काइनेटिक एनर्जी होती है। मतलब ये तो हमारे पास क्या होता है? पोटेंशियल, वो टोटल एनर्जी यही तो होती है। यदि कोई पार्टिकल है मूव कर रहा है तो उसमें कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है ना। प्राइमरली पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे नेग्लेक्ट कर दी हमने, ठीक है। इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन में 2m, और मोमेंटम कितना होगा? p इज इक्वल टू एम वी, और v क्या हो गया इसका? वेलोसिटी। तो देखो हमारे पास फॉर्मूला भी हमने क्या प्रूफ किया था? वी पी इज इक्वल टू ई अपॉन में p, तो एनर्जी क्या लिखा? p स्क्वायर अपॉन में 2m, और p देखो एक p से p कट जाएगा तो p अपॉन में 2m आ गया, और मोमेंटम अपॉन में वेलोसिटी, वो मोमेंटम अपॉन में मास, यहाँ से कितना आ जाएगा? वेलोसिटी आ जाएगा सिंपली। तो v अपॉन में 2 आ गया, तो ये मेरे पास क्या आ गया? वेलोसिटी अपॉन में 2 आ गया। तो हमें यहाँ से क्या पता चलता है कि जो वेव का वेलोसिटी है ना, देखो वेव का वेलोसिटी है वो क्या है? पार्टिकल के वेलोसिटी से हाफ है। क्या है? पार्टिकल के वेलोसिटी से हाफ है। तो ये तो बड़ा एब्सर्ड कंसेप्ट हो गया, ये तो बड़ी गलत बात होगी। होना क्या चाहिए था? यदि एक पार्टिकल के साथ एक वेव एसोसिएटेड है ना, ठीक है ना। पार्टिकल क्या है? वेव है। इफ द वेव इज एसोसिएटेड विद द पार्टिकल देन बोथ मस्ट हैव द सेम वेलोसिटी। बात तो एक ही होनी चाहिए ना भाई, दोनों का वेलोसिटी सेम होना चाहिए ना। अब क्या हो क्या रहा है कि पार्टिकल का वेलोसिटी तो 2 गुना है और वेव का वेलोसिटी क्या है? आधा है। तो वेव तो पीछे ही रह जाएगा, पार्टिकल आगे चला जाएगा। समझ में आया? तो ये मीनिंगलेस कंसेप्ट है। क्या है? मीनिंगलेस कंसेप्ट है। ऐसा कैसे हो सकता है? समझ में आया? लेकिन देखो मैथमेटिकल, मैंने आपको बताया ये चीज़, एग्जाम में इससे क्वेश्चंस बनते हैं, आप इस बात का ध्यान रखना। तो नॉन रिलेटिविस्टिक केस में आपसे पूछ लेगा वेव वेलोसिटी क्या होती है? हाफ होती है। किसके? पार्टिकल वेलोसिटी के नॉन रिलेटिविस्टिक केस में। तो नॉन रिलेटिविस्टिक केस फेज वेलोसिटी या जो वेव की वेलोसिटी है वो हाफ है पार्टिकल की वेलोसिटी से, और इसका कोई फिजिकल मीनिंग नहीं है और हम इसको मेजर भी नहीं कर सकते। समझ में आई बात? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करें यदि रिलेटिविस्टिक केस की, देखो रियलिटी में तो होना क्या चाहिए था? तो वेव की वेलोसिटी है पार्टिकल की वेलोसिटी जितनी ही आ जानी चाहिए थी। तो ये क्या होता? गुड कंसेप्ट होता है ना। और जो हमारे पास डी ब्रोगली की हाइपोथेसिस थी उसको हम मान लेते कि भाई डी ब्रोगली सही कह रहा है ना, ठीक है ना। क्योंकि इसी केस में तो पार्टिकल वेव को एक्सप्लेन करेगा और वेव पार्टिकल को एक्सप्लेन करेगा। अब दोनों ही अलग अलग स्पीड से चल रहे हैं, दोनों का मोमेंटम अलग आएगा। समझ में आई बात? दोनों का एनर्जी अलग आएगा क्योंकि बोथ ऑफ देम हैव डिफरेंट वेलोसिटी। तो वो तो साइमल्टेनियस कंसेप्ट रहा ही नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। यदि मैं बात करूं रिलेटिविस्टिक केस की, अब देखो रिलेटिविस्टिक केस में क्या होता है, ऑलमोस्ट पार्टिकल का जो स्पीड होता है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर होता है लगभग, ठीक है। तो रिलेटिविस्टिक पार्टिकल हमने ले लिया, समझ में आई बात। अब उसका टोटल एनर्जी कितना हो गया? तो रिलेटिविस्टिक पार्टिकल का टोटल एनर्जी होगा E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। तो ये जो m है ना, ये रिलेटिविस्टिक मास है, ये वाला m नोड √1 माइनस के v स्क्वायर अपॉन में c स्क्वायर। ये बात ध्यान रखना m, ठीक है ना। समझ में आई बात? कोई डाउट है? डाउट नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। यदि कोई है तो जैसे मैं बार बार आपको बोलता हूँ, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। तो हमने क्या किया? एनर्जी ले ली रिलेटिविस्टिक पार्टिकल की और पार्टिकल का मास ले ली, वो मोमेंटम ले लिया, ठीक है। मोमेंटम में भी ये क्या है? रिलेटिविस्टिक मास ही है, p इज इक्वल टू mv में, ठीक है। तो देखो फेज वेलोसिटी निकालते हैं, यानी उस रिलेटिविस्टिक पार्टिकल के साथ जो वेव एसोसिएटेड है ना, ठीक है, वेव एसोसिएटेड जो है उस रिलेटिविस्टिक पार्टिकल के साथ उस वेव का क्या वेलोसिटी है निकालते हैं।
तो वेलोसिटी कितना हो गया, ये होना चाहिए। एनर्जी कितना आया, mc², ये क्या उतना हो गया, mc हो गया, तो वो सॉरी mv हो गया, m मास से मास कट गया, ठीक है ना। और ये कितना आ गया, c²/v। तो ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ वेव, ठीक है ना, या फेज वेलोसिटी। अब ध्यान से देखो, c² तो बहुत ज़्यादा हो गया। देखो रिलेटिविस्टिक पार्टिकल वेलोसिटी कंपेरेबल है और ये क्या है, c² है। तो जो फेज ज़्यादा कौन सा होना चाहिए, आप यहाँ पे आप यदि ध्यान से देखो, कौन सा ज़्यादा होना चाहिए, वेव का वेलोसिटी ज़्यादा होना चाहिए, किससे, पार्टिकल की वेलोसिटी से। समझ में आए, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है, c² कंसेप्ट आ रहा है, ठीक है ना, क्या आ रहा है, c²। तो इसको मैं यदि ऐसे भी एक्सप्लेन करूँ, देखो c² आप नीचे ले जाओ तो v/c आ जाएगा, तो ये है ना, तो v/c आएगा। तो ये जो कंसेप्ट है ना v/c का, तो ये तो देखो लाइट की स्पीड से तो कोई चीज चल नहीं सकता, कंपेरेबल हो सकता है ना। तो ये हमेशा c तो ज़्यादा होगा, क्योंकि रिलेटिविटी का पोस्टुलेट हमें ये तो बताता है कि लाइट की स्पीड से कोई तेज चल नहीं सकता, और ना ही एक्सपेरिमेंटली ऐसा कभी ऑब्जर्व किया गया है। बहुत से ऐसे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए गए हैं जहाँ पे जानने की कोशिश की गई कि क्या कोई पार्टिकल लाइट की स्पीड से तेज चलता है, तो कोई नहीं। समझ में आया, ठीक है। तो ये देखो वैल्यू क्या होनी चाहिए, ये नीचे ज़्यादा आएगा ना, c का वैल्यू ज़्यादा होगा, तो जो वैल्यू ये होगा 1 से कम होगा। समझ में आई बात, ये 1 से कम होगा, नीचे कम वैल्यू है, तो डिवाइड जब करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है फेज वेलोसिटी ज़्यादा आएगी। तो अकॉर्डिंग तो c से ज़्यादा आ गया, क्योंकि ये वैल्यू कम है ना, तो ज़्यादा आएगा। तो यहाँ मान लो 1 पॉइंट समथिंग आ गया, तो ये c से ज़्यादा हो गया। तो अकॉर्डिंग टू द पोस्टुलेट्स ऑफ रिलेटिविटी, नो सिग्नल और एनर्जी कैन ट्रेवल फास्टर देन द स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस। तो ये तो गड़बड़ हो गया, स्पीड की लाइट से ज़्यादा आ रहा है। समझ में आई बात। तो ये भी क्या है, एक एब्सर्ड कंसेप्ट है। तो जो फेज वेलोसिटी है रिलेटिविस्टिक पार्टिकल की c से ज़्यादा हो गई, मेकिंग इट फिजिकली मीनिंगलेस। यहाँ भी ये फिजिकली मीनिंगलेस है। तो देयरफॉर हमें क्या समझें कि अ पार्टिकल इन मोशन, जो एक पार्टिकल है ना मोशन में, है ना, उसके साथ जो वेव एसोसिएटेड है, एक पार्टिकल यदि मोशन में है, चाहे वो रिलेटिविस्टिकली मूव कर रहा हो, नॉन रिलेटिविस्टिकली मूव कर रहा हो, उसको हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते सिंगल वेव से। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसेप्ट। समझ में आए बात। बच्चे पूरा क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ लेते हैं और यही नहीं पता होता, बस वो जानते हैं, ये चीज़ तो जानते हैं एक पार्टिकल है ना, और हम उस पार्टिकल के साथ वेव एसोसिएट कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आए बात, कोई दिक्कत है, ठीक है ना। अ वेव कैन बी एसोसिएटेड विद द पार्टिकल। अब ध्यान से देखो, तो हम उस पार्टिकल को रिप्रेजेंट करेंगे यदि, तो हम सिंगल वेव से नहीं करेंगे। समझ में आया, वेव से नहीं करेंगे, वो पार्टिकल हम वेव से तो एसोसिएट करेंगे लेकिन उसको सिंगल वेव से नहीं करेंगे। समझ में आया बात, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, पार्टिकल यदि मोशन में है तो उसके साथ जो वेव एसोसिएट होगी, है ना, तो हम उसको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा ना। यदि वेव है, वो पार्टिकल के साथ यदि वेव एसोसिएट है तो क्या करना पड़ेगा, पार्टिकल को वेव फंक्शन से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो हम सिंगल वेव फंक्शन से इसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ये अभी हमने देखा, दोनों केस देखे, रिलेटिविस्टिक भी और नॉन रिलेटिविस्टिक भी। समझ में आई बात। मैं एक यहाँ पे क्वालिटेटिव अंडरस्टैंडिंग भी आपको बताऊंगा, एक क्वालिटेटिव एनालिसिस दूंगा आगे, ऐसा क्यों, तो समझ में आई बात। तो ये बात ध्यान रखना। तो जो हमारे पास ये वेव फंक्शन है ना, ये वेव फंक्शन जो है, ठीक है, ये किसके लिए है, ये हमारे पास ये सिंगल वेव का एक वेव फंक्शन है। हम आगे जब पढ़ेंगे तो वेव पार्टिकल को हम वेव से लिखते हैं, लेकिन किसे, ग्रुप ऑफ वेव्स। क्या लिखते हैं, ग्रुप ऑफ वेव, जिसको हम क्या बोलते हैं, वेव पैकेट बोलते हैं। छोटा छोटा वेव्स का जो ग्रुप होता है उसको क्या बोलते हैं, वेव के पैकेट, यानी वेव पैकेट। तो पार्टिकल को यदि रिप्रेजेंट करना है ना वेव से मैथमेटिकली, तो वेव पैकेट से करेंगे। एक सिंगल वेव कभी भी पार्टिकल को रिप्रेजेंट करेगी ही नहीं, ये बात दिमाग में बैठा लेना। तो हमने अभी जो जो पढ़ा मैं आपको बता देता हूँ। तो हमने क्या पढ़ा, की फॉर्मूला हमारे पास क्या थे, हमने जाना कि फेज वेलोसिटी क्या होती है, वेव का वेलोसिटी यदि सिंगल वेव है ये, और दूसरा फॉर्मूला हमने जाना ये, और फिर हमने एनर्जी और मोमेंटम के टर्म्स में वेव वेलोसिटी को पढ़ा। समझ में आई बात, ये तीन हमने पढ़े, ठीक है। फिर हमने जाना
रिलेशन किसके बीच में, पार्टिकल की वेलोसिटी और किसके बीच में, वेव की वेलोसिटी। तो जो नॉन रिलेटिविस्टिक फेज वेलोसिटी है वो कितनी आती है, v/2 आती है। समझ में आया, ठीक है। फिर हमने जाना रिलेटिविस्टिक केस में हमने जाना कितना आता है, c²/v आता है। ये मैंने बार बार इसलिए मैं चीज़ें बता रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। 4 ऑप्शन दे देगा और आप इसी में कंफ्यूज हो जाओगे, तो फॉर्मूले आपको ध्यान रहने चाहिए। तो एक पार्टिकल जो है कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंगल वेव, ठीक है ना। तो ये अभी मैथमेटिकली हमने अभी ऊपर देखा, अभी मैंने आपको समझाया अभी क्यों ऐसा है, ठीक है ना। अभी हम इसको क्वालिटेटिवली यदि देखें, क्यों, देखो जो मैटर वेव होगी ना वो मस्ट बी लोकलाइज्ड, क्योंकि जो पार्टिकल होगा ना, देखो पार्टिकल जो होगा वो क्या होगा, पार्टिकल तो लोकलाइज्ड होता है ना स्पेस में, क्या होता है, लोकलाइज्ड इन स्पेस, क्योंकि उसकी कुछ पोजीशन होगी ना उस पार्टिकल की, हम निकालते हैं ना, कुछ पोजीशन होगी, उसका कुछ मोमेंटम होगा, कुछ वेलोसिटी होगा, तो वो क्या होता है, लोकलाइज्ड होता है ना, उसकी कुछ लोकेशन होती है स्पेस में पार्टिकल की, ठीक है। तो यदि हमें उसको वेव से रिप्रेजेंट करना है, किससे रिप्रेजेंट करना है, वेव से रिप्रेजेंट करना है, तो वेव भी क्या होनी चाहिए, लोकलाइज्ड होनी चाहिए स्पेस में, क्या होनी चाहिए, लोकलाइज्ड होनी चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, तो लेकिन जो मैटर वेव होती है वो क्या होनी चाहिए, लोकलाइज्ड होनी चाहिए अराउंड द रीजन ऑफ स्पेस विद इन विच द पार्टिकल इज कन्फाइंड, ठीक है, तभी हम रिप्रेजेंट कर पाएंगे, लेकिन नहीं। तो जो सिंगल वेव होती है ना, जो सिंगल वेव, ठीक है ना, अ सिंगल वेव इज नॉट लोकलाइज्ड, क्या है, इज नॉट लोकलाइज्ड, तो वो लोकलाइज्ड नहीं होती है, ठीक है ना, एक्सपेंड होती है, फैली हुई होती है ना, तो इट इज एक्सपेंडेड, अनलोकलाइज्ड होती है स्पेस में, यानी पार्टिकल कहीं भी को हो सकता है, लेकिन ऐसा तो नहीं होता है, पार्टिकल तो लोकलाइज्ड होता है। तो हम क्या करेंगे, सिंगल वेव से रिप्रेजेंट नहीं करते हैं किसको, पार्टिकल को। समझ में आई बात। हम आगे पढ़ेंगे किसके बारे में, वेव पैकेट के बारे में, जो कि हम क्या करेंगे, उसको लोकलाइज्ड करेंगे, ठीक है ना, ताकि वो क्या वेव पैकेट फंक्शन पढ़ेंगे ना, तो उसको हम जानेंगे वो किस तरीके से पार्टिकल को एक्सप्लेन करेगा। समझ में आई बात। लेकिन इसको वेव पैकेट को पढ़ने से पहले मैं आपको बताऊंगा कंसेप्ट ऑफ ग्रुप वेलोसिटी। समझ में आई बात, कंसेप्ट ऑफ ग्रुप वेलोसिटी मैं आपको बताऊंगा, फिर उसके बाद आपको मैं वेव पैकेट बताऊंगा, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको ध्यान से पढ़ना। तो आप कंटिन्यूस लेक्चर फॉलो करोगे तभी चीज़ें समझ में आएंगी, अन्यथा चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, नमस्कार।